हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेयर का। ये आपका थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम आपका ये थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन की। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम डिस्कस कर लेंगे ये चीज़ें। देखो, वैसे इसमें दो आर्टिकल हैं आपका, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, सॉरी स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर, पर लेकिन इस पर कोई आर्टिकल है नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो और दूसरा आपका इक्वेशन टू द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ठीक है, तो ये तो आपका वैसे भी एक्सरसाइज नहीं है क्वेश्चन, तो इसको हम स्किप करते हैं। हम मेन जो वो है आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन है, इसी पर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी पर ही पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन हैं जो हाल फिलहाल के पूछे गए हैं। वैसे तो देखो, ये भी पूछा गया है, इलाहाबाद ये भी पूछा गया है, तो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, बहुत ज़्यादा ही। ठीक, तो देखते हैं इस बार पूछा जाता है कि नहीं क्वेश्चन पर, लेकिन हम अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि पहले ये बात किसकी हो रही है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ टू द टेंजेंट प्लेन, इसकी हम इसमें बात करने वाले हैं कि टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो पहले देखो, टेंजेंट प्लेन बनता कैसे ये समझ लो। तो ये मान लो कोई स्फीयर है आपके पास, ठीक है, यहाँ आप जैसे लाइन ड्रॉ करोगे इस पर, ये किसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट लाइन बोलेंगे। जो मान लो ये इसका सेंटर है, ये रेडियस होगी तो इसकी परपेंडिकुलर होगी ये। तो ऐसे यहाँ पर आप बहुत सारी वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, बहुत सारी टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब आप बहुत सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, तो इन टेंजेंट लाइन का जब आप लोकस लेते हो तो वो एक प्लेन बनता है। क्या बनता है? प्लेन। तो उसी प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर निकालना होता है हमको। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर प्लेन बन जाएगा तो इस टाइप से आ जाएगा आपका। वैसे डायग्राम 2 तरीके से बना के दिखा सकता हूँ मैं आपको। इस तरीके से मान समझ लो, ये प्लेन जा रहा है, वो स्फीयर है, ये प्लेन इस तरीके से, ये मान लो इस पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, या डायग्राम ऐसे समझ लो, इस तरीके से होगा वैसे तो, इस तरीके से। अब आपको 3D थोड़ा दिख रहा होगा ये, तो इस तरीके से आपका स्फीयर इस प्लेन पर। तो आपसे देखो, पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो 22 लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन था ये, ठीक है, 22-23 में। तो इसमें आपसे ये पूछा गया था कि जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है ना, इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, कि किस पॉइंट पर इसका कॉन्टैक्ट हुआ है स्फीयर और प्लेन का, तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो उसी को पूछा गया था आपसे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए आपको देखो स्टेप हैं कुछ, उन स्टेप को आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो स्टेप हैं आपके, देखो ये आप ध्यान समझ लो कि ये स्टेप हैं आपके। हाँ, सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी जब हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो तो क्या करना पड़ता है। वैसे देखो, सब क्वेश्चन में यही होगा, पर लेकिन कहीं पर कम स्टेप में काम हो जाए, कहीं पर ये पूरे अप्लाई हो जाएंगे। तो जब आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो स्फीयर दिया होगा, क्योंकि आपके पास प्लेन और स्फीयर होगा तभी तो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछेगा ना। इस स्फीयर का इक्वेशन बोलेगा वो, और प्लेन का इक्वेशन देगा वो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपसे पूछेगा फिर। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान से। अच्छा, इसको बताने से पहले आप ये समझ लो कि जो टेंजेंट प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या होगा। अब देखो, उसका वो तो नहीं करेंगे आर्टिकल कैसे, क्योंकि पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, और इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास है ना। तो कैसे निकाला जाता है वो अलग बात है, क्या होता है ये आपको जानना है। ठीक है, तो देखो ये स्फीयर का इक्वेशन है, तो डायरेक्टली वैसे देखो इसका हम पता है कैसे निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन। तो डायरेक्टली ऐसे निकाला जा सकता है, स्फीयर से टेंजेंट प्लेन का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो। एक्स स्क्वायर को x1 से आप या और करके, या एक्स अल्फा से, जो भी आप दिखाना चाहो, जिससे भी आपकी इच्छा जो भी हो वो आप दिखा सकते हो, जेड गामा से मान लो। तो एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दो x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से, जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर दो z1 से। ठीक है, और 2x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 से, या 2b को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 से, 2w को रिप्लेस कर दो z प्लस z1 से। तो क्या इक्वेशन आएगा, देखो ध्यान से आपका, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा x1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा y1 प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा z1 प्लस 2x क्या आ जाएगा आपका x प्लस x1 u प्लस ये क्या आ जाएगा आपका, हाँ 2y क्या आ जाएगा आपका y प्लस y1 v, यह क्या आ जाएगा z प्लस z1 W प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये आपका जो इक्वेशन आया ना, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। तो ये आप माइंड में फिट कर लो, या इससे ऐसे याद रख लो कि इनको रिप्लेस करना है ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये बस सिंपली यहाँ पर ये आपको समझना है। ठीक है,
तो ये है आपका प्लेन का इसका इक्वेशन। तो अब समझो ध्यान से कि कैसे निकाला जाएगा। जो पहला क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास स्फीयर का इक्वेशन होगा, तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे और सेंटर ऑफ स्फीयर निकालेंगे, दोनों काम कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्फीयर का रेडियस और सेंटर कैसे निकाला जाता है, क्योंकि सेंटर निकालेंगे तभी इसकी रेडियस निकल के आएगी। फिर उसके बाद हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ध्यान समझो, इसमें आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा होगा ना डायग्राम। यहाँ देखो, ये मान लो ये सेंटर है स्फीयर का, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक, ध्यान समझो ये थोड़ा डायग्राम को, एक मिनट। ये स्फीयर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये मान लो ये यहाँ पर टेंजेंट प्लेन है इसका, ठीक। टेंजेंट प्लेन के पॉइंट मालूम है x1 y1 z1, सॉरी इसके -u -b -w इसका सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस होगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 z1, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन होगा, ये स्फीयर का इक्वेशन एस डबल, ये मान लिया मैंने प्लेन का इक्वेशन मान लिया, मान लो ये है, ठीक है। ये तो हमको ये पूछ रहा है, वैसे ये तो हमको निकालना है ना। अगर हमको ये निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बताया था मैंने, सेंटर निकालो, सेंटर से रेडियस निकाल लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो ये मैं रेडियस निकाल पाता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा ये रेडियस जो है ये टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये हमने काम ध्यान से करो, लास्ट क्लास में हमने किया था, जब मैं उस जो आपके प्लेन को, जो अगर मान लो स्फीयर प्लेन को कट करता है तो वहाँ पर एक सर्किल बनता था, तो हमको सर्किल का रेडियस और सेंटर निकालना पड़ता था। तो वही काम होगा यहाँ पर। मान लो जो रेडियस निकाल रहे थे वो तो ये हो जाएगी, और जो सेंटर निकालना होता था वहाँ पर सेंटर, ठीक है। तो सेंटर वाला जो काम होता था वो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए होगा, ये समझो। तो अगर मुझको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लेन का इक्वेशन दिया होगा वहाँ से आपके पास एल एम एन होंगे या डी आर एस होंगे, ठीक है। यहाँ से आपको पॉइंट हैं, ये सेंटर के पॉइंट आपको दिए होंगे उसने, तो सेंटर के पॉइंट दिए होंगे। और प्लेन के इक्वेशन में आपको फॉर्मूला पता ही है कि एल, इनको चलो -LU -MB -NW और +D, क्योंकि इसमें देगा ना डी, प्लेन के इक्वेशन में होता है। प्लेन का एक जनरल इक्वेशन क्या होता है, LX + MY + NZ + D = 0। ये मान लो ये प्लेन का इक्वेशन उसने दिया है, तो यहाँ से इसके LMN, तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि x की जगह पर इन XYZ को रख दिया करो। सिंपली डिस्टेंस में क्या होता है, -U -B -W + D और अपॉन √ के अंदर आप ये कर दिया करो, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव रहेगी, तो ये मॉडल ले लेंगे, L² M² N² कर देंगे, L² + M² + N², ये होती है बस। तो ये रेडियस आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये क्या है, पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पॉइंट निकालने का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो जब रेडियस मेरे पास है, ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस आ गई मेरे पास। अब एक चीज़ देखो, ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन दिया है, और अगर मान लो किसी प्लेन, कोई प्लेन दिया हो आपके पास, कोई प्लेन हो, और प्लेन से मान लो कोई पॉइंट दिया हो आपका, कोई भी पॉइंट दिया हो, मान लो XYZ अगर पॉइंट दिए हुए हैं, तब आप इस लाइन का इक्वेशन नहीं बता सकते हो, हमें बता सकते हो ना, क्योंकि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब इसके जो DRS होंगे वही इसके DRS होंगे सेम, कोई परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की सेम होंगे DRS। तो इसका मतलब यहाँ से हमको DRS तो मिल गया। अब मुझको पता है अगर मुझे किसी लाइन का, अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो उसका अगर मुझको इक्वेशन लिखना है तो क्या होता है, x - x1 अपॉन L, L का मतलब DRS होते हैं यहाँ पर, तो DRS तो LMN है, मान लो इस प्लेन के दिए हुए हैं LMN, तो डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, y - y1 अपॉन M, Z - z1 अपॉन N, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये जो आए ना आपके XYZ जो वैल्यू आएंगी, जो मान लो k के बराबर मैं लेट कर लूँगा यहाँ से, तो जो XYZ की वैल्यू आएगी ना, ये ही आपके ये इस पॉइंट के यानी इस लाइन के एक जनरल वो आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएगा, यानी इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है वो। अभी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ही टच कर रहा है इस प्लेन को, तो जब मैं XYZ को जब यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है, प्लेन में रखूँगा, तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, k की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, और k की वैल्यू के ले जाके जब मैं यहाँ रख दूँगा, तब मुझे इस पॉइंट के क्या निकल जाएंगे, ये पॉइंट मिल जाएंगे मुझको, ठीक है। जो पहले तो XYZ जो k के टर्म में थी तब तो वो कहीं पर भी लाई कर रहे थे, पर लेकिन जब आप इस प्लेन में रखोगे, और स्पेशल प्लेन में रखने के बाद जब k की वैल्यू आती है, जब हम k की वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे XYZ की, तो वो जो XYZ होंगे वो यहाँ पर होंगे, ठीक
ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पर प्लेन उसको टच कर रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट निकलेंगे एक्स वाई जेड वो यहाँ के पॉइंट निकलेंगे, वही ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जो कहा क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। बस सेम वही है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालना है आपको। फिर परपेंडिकुलर लाइन का मतलब वही जो लाइन है परपेंडिकुलर, उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। फिर फुट कोऑर्डिनेट वही एक्स वाई जेड निकालने पड़ेंगे के टर्म में। फिर के की वैल्यू को ले जाकर के आपको प्लेन में रख देना, बस वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल लो, वही आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो शायद ऐसा करता हूँ, मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देता हूँ, तब मैं फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, एक बार वो देख लो आप। तो ये है देखो, प्लेन का एक सो दैट द प्लेन टचेज द स्फीयर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, 22-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्फीयर का इक्वेशन दिया है, प्लेन दिया है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। ठीक है, तो देखो उसने प्लेन का इक्वेशन दे दिया, स्फीयर का दे दिया। अब वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, यानी इस पॉइंट का हमको पॉइंट निकालनी है, क्या होगा। जैसे मान लो इसको अगर मैं लेट कर लूँ, एक्स वाई जेड है, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ लिख देना लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी एक्स वाई जेड। अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है इसने, फर्स्ट मान लिया उसको हमने, एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया उसने। तो वहाँ से देखो मैं सेंटर निकाल लूँगा, तो सेंटर तो मैं सीधा निकाल दूँ 2u, यानी इसका कोफिशिएंट माइनस बनाएगा 1 हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको जनरल इक्वेशन पता है वो स्फीयर का, एक बार चलो लिख देता हूँ लास्ट टाइम, प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये होता है भाई। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, 2 को कंपेयर करोगे -2 तो u की वैल्यू -1, -1 प्लस 1 हो जाएगी, ये -4 है तो 2 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। और देखो तुम्हारा d कितना हो जाएगा यहाँ से, ये d हो जाएगा -3, क्योंकि d से कंपेयर कर लो। यहाँ से रेडियस निकालो, क्या होता है u स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस w स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और -d -1 प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये ऐड होगा 9 हो जाएगा, 9 का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो अब यहाँ पर कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द प्लेन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द स्फीयर लिखो ये। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन। ठीक है, यानी प्लेन से सेंटर तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको अगर मान लो इसको मुझको निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको वैसे अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो देखो ये होता है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस डी अपॉन मॉड ऑफ एन। ए वेक्टर क्या है आपका A1 A2 A3, मतलब जो पॉइंट हैं वो, उसका मल्टीप्लाई कर दो आप नॉर्मल में। नॉर्मल में क्या होता है DRS, यानी LMN उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस D कर दो अपॉन जो LMN है उनका मॉड निकाल दो। तो मॉड क्या होता है, अंडर के अंदर एल इसका प्लस एम इसका प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या सिंपली मैंने ये भी बताया था आपको, सिंपली आप कुछ मत करो, पॉइंटों को ले जाके यहाँ एक्स वाई जेड के ऊपर रख दो, रखोगे तो 2 का 1 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये -4 हो जाएगा, इसका अगर करोगे तो -1 हो जाएगा ये, और प्लस डी अपॉन अंडर के अंदर बस क्या करो 2 4 ये जो दिख रहे हैं ना कि इसका कोएफिशिएंट जो है LMN जो है इनका स्क्वायर करके रूट में स्क्वायर करके लिख दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यही किया यहाँ से, देखो ये करोगे जब ये आ जाएगा अपॉन अंडर के अंदर ये करोगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 का स्क्वायर 1 9, 9 का रूट क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो 9/3 बनेगा, वो 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से रेडियस और ये अगर परपेंडिकुलर सेम है, यानी अगर ये रेडियस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो जो प्लेन है ये टेंजेंट प्लेन है, क्योंकि रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम है तभी तो प्लेन जो गिवन प्लेन है वो टेंजेंट होगा ना। तो जो गिवन प्लेन इज टेंजेंट प्लेन, अब हम कह सकते हैं कि जो गिवन प्लेन है वो क्या है, एक टेंजेंट प्लेन है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से हम 2 तरीके से लगा सकते थे। तो मैंने जो आपको समझाया था मैंने कहा कि उसी से मैं आपको करवाता हूँ, क्यों टेंजेंट प्लेन के उसमें आपको फॉर्मूला याद करवाता हूँ, क्योंकि ये टेंजेंट प्लेन का हम जो इक्वेशन निकाला है ना उसकी हेल्प से भी हम कर सकते थे। ठीक है, जैसे कर देते पर लेकिन हम सिंपली चलते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये टेंजेंट प्लेन आता है तो सर्कल वाला जो किया था काम वही अब यहाँ से देखो, बस आपको ये पॉइंट निकालना। तो ये मान लो वहाँ सर्कल में हम इसको सेंटर की तरह निकालते थे। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा तो फिर मैं इस लाइन का ये कहीं पर भी यानी कहीं पर भी लाई करने वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ।
अगर लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा उसको मैं के बराबर कर दूंगा तो वहाँ से एक्स वाई जेड आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड जो आपके मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिए चले हैं, तो एक्स वाई जेड को जब वैल्यू को ले जाकर मैं प्लेन में रख दूंगा तो वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी और वो फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही हम काम करने वाले हैं। अब तो मुझे इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो सिंपली मुझे सेंटर पता है, अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा इजकल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बीटा और जेड माइनस जेड वन अपॉन गामा, या एल एम एन के फॉर्म में जो आप लिखते हो एल एम एन लिख दूँ, ये होता है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास करो, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, ये पॉइंट हैं, तो पॉइंट यहाँ क्या सेंटर काम कर रहा है पॉइंट का, तो ये 1 2 -1, तो लाइन का इक्वेशन लिखोगे आप तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, तो प्लस माइनस प्लस वन हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन एल एम एन क्या देखो 2 - 2, ये यानी एक्स वाई जेड जो है ना प्लेन के इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट होते हैं एक्स वाई जेड के, वो एल एम एन होते हैं आपके। 2 - 2 1, इसको के बराबर कह दो तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब मान लो जो एक्स वाई जेड मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेके चला था, अब ये एक्स वाई जेड आ तो गए लेकिन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब के की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो के की वैल्यू को कुछ नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है ये एक्स वाई जेड यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये प्लेन पर लाई कर रहा है, अगर ये प्लेन पर लाई करे तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इनकी वैल्यू को ले जाकर के हम प्लेन में रख देंगे। तो पॉइंट एक्स वाई जेड लाई ऑन द प्लेन फर्स्ट, तो सो देयर फोर जो वैल्यू प्लेन में ले जाकर रख दो यहाँ पर, एक्स के ऊपर क्या है और वाई जेड के वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करोगे के की वैल्यू आ जाएगी -1 निकाल लेना। ठीक है, सॉल्व करके तो यहाँ से देखो आप के की वैल्यू को ले जाके फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, जो दिया है एक्स के जो था ये आपका 2 के ये। ठीक है, जब इसको रखोगे तो यहाँ से एक्स वाई जेड मिल जाएगा, तो ये एक्स वाई जेड क्या आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, शायद 22-23 में रिपीट हो जाए आपके लिए। ठीक, ये अब देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इजी है बहुत इसलिए मैंने करवा रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ये। इन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है जो ए दिया है। ठीक है, प्लेन के क्वेश्चन में जो होता है आपका डी, वो निकालना है आपको, कैपिटल डी। तो ये जो टच कर रहा है स्फीयर को इतने पर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द प्लेन टच द स्फीयर। अगर मैं प्लेन के टच कर रहा है तो इसका मतलब टेंजेंशियल प्लेन है। टेंजेंशियल प्लेन है इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस सेम होंगी। टेंजेंशियल के लिए कंडीशन होती है, वो ध्यान रखना, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोला जाता है उसको, कि जब रेडियस जो है वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो तभी तो टेंजेंशियल बोलोगे ना, बराबर होगी। तो वही कंडीशन यहाँ पर हम देखो करने वाले हैं। उसने इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, उसने स्क्वायर का इक्वेशन ये दे रखा है, तो यहाँ से मैंने सेंटर निकालूंगा तो 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1। यहाँ से देखो ये रेडियस निकाल लेंगे हम, रेडियस कितनी आएगी आपकी 3, वही अंडर के अंदर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी से 3 आ गई। ठीक है, तो आपको देखो अगर प्रॉब्लम आ रही है यू वी डब्ल्यू निकालने तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीज़ें मैंने बेसिक बता दिया है। ठीक, अब देखो ये क्यों, अब सिंस यहाँ लिख देना, सिंस प्लेन इज टेंजेंशियल प्लेन, यानी गिवन प्लेन इज, यहाँ लिख देना गिवन प्लेन इज टेंजेंशियल प्लेन, टेंजेंट प्लेन, सीधा टेंजेंट प्लेन, यानी गिवन प्लेन इज टेंजेंट प्लेन। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम सेंटर टू प्लेन इजकल टू होगी रेडियस के। ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस के। तो यहाँ से जो रेडियस मान लो ये आर से दिखा दो, चलो आर से दिखाया, तो जो आर इजकल टू हो जाएगा वो सेम। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाओगे, सिंपली प्लेन का रख दो एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड क्या 1 1 1 यहाँ रखोगे तो 1 इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 1 3, तो 3 माइनस डी, तो डी इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इजकल टू 0, तो यहाँ डी कितना है माइनस ए अपॉन, अब इसका रूट निकाल दो 1 1 1 के कोएफिशिएंट का, तो √3 आ जाएगा। आर कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 - a अपॉन √3, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये आ जाएगा 3 - a, 3 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा आपका a। तो सिंपली आ गया ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से। ठीक है यार, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, सिंपली देखो ध्यान से, ये इलाहाबाद 1984 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं जो पहले पूछ जा चुके हैं। ठीक, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर इतना इतना विच पैरेलल टू द प्लेन। ध्यान से देखो, आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है, जो स्फीयर को मान लो जो स्फीयर पर टेंजेंट है उसका आपको इक्वेशन निकालना है उस प्लेन का, पर लेकिन विच आर पैरेलल टू द प्लेन इतना इतना, जो आप जिस प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना है जो स्फीयर का टेंजेंट प्लेन है, और जो टेंजेंट प्लेन है ना उसके पैरेलल एक और प्लेन दिया है, देखो ये दिया है विच आर पैरेलल टू द प्लेन, जो ये वाला जिसका आपको इक्वेशन निकालना है वो पैरेलल है इस प्लेन के। अगर एक चीज़ बताऊँ मुझे ध्यान से, इसमें देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अगर मान लो 2 प्लेन पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनका नॉर्मल क्या होगा, दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे। अगर मान लो 2 प्लेन अगर पैरेलल हैं
तो उनका नॉर्मल ऐसे ही तो आएगा, इसका भी नॉर्मल ऐसे आएगा। इसका मतलब इसके जो नॉर्मल होगा वो भी पैरेलल होगा। अगर नॉर्मल पैरेलल होगा तो इसका मतलब इसके जो DRS होंगे, LMN होंगे, वो दोनों के लिए सेम होंगे। अगर LMN अगर दोनों के लिए सेम होंगे तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होगा 2x + y - z = 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, जिसका हमको निकालना है टेंजेंशियल प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x + y - z। बस क्या बदलेगा, डी दोनों के लिए कॉमन नहीं होगी, पर लेकिन LMN सेम होंगे। तो डी को क्या मान लिया हमने, लैम्डा मान के चल रहे हैं। तो हमको बस इसका इक्वेशन हमको मिल जाएगा, बस लैम्डा की अगर वैल्यू मिलेगी तो हमको मिल जाएगा और काम हमारा हो जाएगा। तो देख लो इस तरीके से ऐसे समझा करो। इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों नॉर्मल परपेंड वो होंगे, आपके पैरेलल होंगे तो इनका दोनों का LMN सेम होगा। तो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि LMN ये सेम रहेगा, पर लेकिन डी इसके लिए तो 0 है, पर लेकिन इसके लिए लैम्डा मान लिया हमने कि उसके लिए तो डी अलग होगी। तो हमको लैम्डा निकालना है। अब देखो लैम्डा कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर जो लैम्डा है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में ए था, बस इतना डिफरेंस है। यही तो था ना, ए दिया था और ए की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पर लैम्डा दिया है। क्या नहीं निकाल सकते कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से सिंपली। देखो द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन इज, इसको मान लीजिए या जो हमको उस प्लेन का एक देखो द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन पैरेलल जो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये उस इक्वेशन का प्लेन है जो पैरेलल है इस प्लेन के। मान लो हमने इस इक्वेशन का प्लेन ये लिख दिया है, बस यही द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन इज 2x + y - z = लैम्डा। ठीक है, यानी इस प्लेन के जो पैरेलल है वो हमने टेंजेंशियल प्लेन का इक्वेशन ये मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि पैरेलल हैं दोनों तो वो होंगे। ठीक है, तो दिस प्लेन विल बी टेंजेंट प्लेन टू द गिवन स्फीयर। तो ये तो क्वेश्चन ने खुद कहा था कि जो गिवन प्लेन है वो टेंजेंट प्लेन है। अगर टेंजेंट प्लेन तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी ये फ्रॉम सेंटर टू प्लेन वो होगी रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर बराबर रेडियस के बराबर होगी तो बस। तो देखो मैंने यहाँ पर अभी स्फीयर का कुछ लिखा नहीं था, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग जब करो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तो स्फीयर के बारे में लिख देना कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सेंटर निकाल देना उसके लिए और स्फीयर निकाल देना। मैं इसी निकाल दिया मैंने इसके लिए। तो यहाँ पर 2 - 1 3 क्योंकि उसने स्फीयर का क्वेश्चन दिया था। इससे देखो ये इसका सेंटर आएगा, ये रेडियस आएगी, निकाल लेना आप। ठीक है, तो रेडियस कितना आपका 3 = अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप बार बार ही निकाल रहे हैं, तो सिंपली कैसे निकालोगे, पॉइंट रख दो, 2 दूनी 4 -1 और -3, तो कितना हो गया ये 4 - 1 - 3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा को दल्ला को -λ अपन √6, इधर मल्टीप्लाई ले जाओ इसको, ये देखो सब कैंसिल हो जाएंगे, ये 3√6 = -λ हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -√36। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू को ले जाके यहाँ रख दो, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंशियल प्लेन का। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन फ्री में आपको करवा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा ये। तो इसमें देखो आपका दिया है कि सो दैट द प्लेन टचेज द स्फीयर, तो वही कह रहा है कि ये प्लेन जो है स्फीयर को टच करता है, अगर ये टच करता है तो ये कंडीशन आनी चाहिए। तो वही टेंजेंशियल वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो तब आप लगाओगे ना कंडीशन तो यही आ जाएगा प्रूव होने के बाद। तो मैं आपको क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन ये दिखा देता हूँ, 1 मिनट देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो वही आपका ये प्लेन दिया है, टेंजेंटियल प्लेन है ये, तो आप क्या करोगे सिंपली स्फीयर जो दिया है, ये स्फीयर जो दिया है इससे सेंटर निकाल लोगे, -u - v - w, क्यों उसने जनरल फॉर्म दे दिया है स्फीयर की, तो -u - v - w आ जाएगा, रेडियस ये आ जाएगी। ठीक है, प्लेन क्या दिया इसने LX + my + nz p = 0, तो इसकी जो LX + my + nz - p = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब बाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से सॉल्व करोगे आप, तो देखो ध्यान से रेडियस क्या है ये रही, और फिर इसका जो निकालोगे जब आपकी डिस्टेंस निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होगी -u - v - w, सेंटर को ले जाके रख दो यहाँ पर, तो -ul - bm - nw -p अपॉन अंडर के अंदर, ये अंडर के अंदर आता है ये। ठीक है, हाँ अंडर के अंदर l² + m² + n²। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो रूट से ये हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, रूट से ये हट जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखो ये माइनस प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे, स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करो सिंपली देखो इसको मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, तो देखो ये आ जाएगा l² + m² और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो ये प्रूव करना था आपको, तो सिंपली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया, कोई नया चीज़ नहीं की ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, इफ़ द ऐसे नहीं होती बुक को दिख रहा ना, ठीक।
देखो, इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर मेक्स इंटरसेक्ट ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रूव दैट। देखो सेम वही रहता कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने तो अभी तो आपको प्लेन का इक्वेशन भी यूज नहीं करवाया है, देख लो सीधे क्वेश्चन करवा देंगे बिना प्लेन के इक्वेशन के स्फीयर किए हुए टच सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में शायद होगा देखो यूज, नहीं तो उसको भी देखो करते हैं ट्राई अगर अदर तरीके से हो जाए तो, ठीक। तो देखो, इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, मान लो कोई टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट प्लेन कह दिया तो सिंपल रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्फीयर पर, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स वाई जेड पर। तो देखो उसने प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया पर, लेकिन उसने एक हिंट दे दिया हमको कि जो प्लेन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तब प्रूव करना है कि ये, अब मुझे एक चीज़ बताओ, उसने एक ही चीज़ दिया कि वो टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट प्लेन है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से चलेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से चलेंगे पर, लेकिन उसने मुझे कहा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी पर, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। इसका मतलब आपने एक प्लेन ऐसा पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 10th में तो नहीं 12th में पढ़ा होगा कि कोई प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर एक्स वाई जेड पर काटता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ये जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। तो वही चाहिए सॉल्यूशन, देखो ये लिख दिया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। स्फीयर का इक्वेशन उसने दिया ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो ये दिया है, तो इसका मतलब यू भी और वो तो है नहीं, तो इसका मतलब जो सेंटर है वो 0 0 0, रेडियस आर हो जाएगी, ठीक है। भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सिंपल, रेडियस को कर दो किसके बराबर, इसके बराबर, किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, सेंटर 0 0 0 है, एल एम एन क्या है, एल क्या है यहाँ से 1 अपॉन ए, एम क्या है 1 अपॉन बी, एन क्या है 1 अपॉन सी, तो क्या होगी 1 अपॉन ए का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, फिर 0, फिर 0 माइनस डी, डी कितना यहाँ पर -1 है, ठीक, ठीक, -1 अपॉन अंडर के अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देख लो, तो अब क्या करो आप, सिंपली इसको ऊपर ले जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा, और ऑन स्क्वायर वो साइड करोगे तो माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो सिंपली एकदम आसान है ना क्वेश्चन ये, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को बाद में करेंगे थोड़ा सा, पहले चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। देखो अब 1 मिनट, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। देखो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं आपके, तो तभी मैं कह रहा हूँ उनको बाद में डिस्कस करता हूँ उन क्वेश्चन को, क्योंकि ये देखो 21 22 22 30 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने आपको तब बताया भी था कि ये इंटरनली के ऊपर एक्सटर्नली पूछता है, तो हर बार ये एक्सटर्नली करके पूछा है, तो इंटरनली तो देखो मैं कंडीशन दोनों बता दूंगा, मैं एक्सटर्नल पर ही मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिस पर पूछा गया उसी पर सॉल्व करवा दूंगा, इंटरनली के लिए बस एक कंडीशन है, बता दूंगा ऐसे ऐसे कर लेना आप, ठीक। अब देखो, और ये भी देखो पूछा गया 17 में, तो ये भी रिपीट हो सकता है आई थिंक। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, तो ये वाला क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, ये वाला और पहला वाला, ठीक है, ये वाला और पहला वाला और ये वाला जो 21 22 लास्ट ईयर, 3 क्वेश्चन इसमें अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और थोड़ा सा सिंपल ही हैं आपके, कंडीशन और टेंजेंसी, ठीक, इन पर ज़्यादा फोकस। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन इंस्क्राइब्ड इन द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर, ये कहना चाह रहा है कि स्फीयर जो है वो इस एक मतलब टेट्राहेड्रॉन जो है, सिंपल जो आपका जो मैंने पहली एक्सरसाइज में 8वां क्वेश्चन कराया था ना, उसी तरीके से, तो उस स्फीयर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो मान लो टेट्राहेड्रॉन को क्या कर रहा है, इनस्क्रैप कर रहा है, जिसके फेसेस जो x 0 y z हो, और ये दिया आपका प्लेन का इक्वेशन उसका, तो स्फीयर का इक्वेशन बताना है सिंपली हमको, ठीक है। तो देखो हमको स्फीयर का इक्वेशन नहीं पता है पर, लेकिन जो स्फीयर है वो मान लो टेट्राहेड्रॉन इस तरीके से मान लो ये, तो मैंने आपको तब बताया था ना इसका डायग्राम, ठीक, उसी तरीके से ये, तो यहाँ पर जो प्लेन दिया x 0 y 0 z 0 दिया है आपको, और ये जो प्लेन का इक्वेशन दे दिया इसने, ठीक है, इनसे होकर ये क्या कर रहा है, इनस्क्रैप कर रहा है स्क्रैप, तो उसे जो स्फीयर है वो, इस स्फीयर का इक्वेशन आपको बताना है। तो मान लो मैंने स्फीयर का इक्वेशन सपोज कर लिया, जनरल ये होता है। अब देखो क्लियरली x इक्वल टू 0 इज टेंजेंट प्लेन, क्योंकि देखो ये अगर इसमें आप समझ पा रहे हो, 1 मिनट इसका डायग्राम बनाता हूँ तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक, ठीक। देखो ये इस तरीके से आपका स्फीयर जो है, ये गलत था, ये इस तरीके से आपका, ठीक है। तो मान लो ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस हो गई,
तो उसने दिया एक्स इजिकल टू 0, मान लो इस फेज़ का ये वाई इजिकल टू 0, इस फेज़ का इसका फेज़ का दिया जेड इजिकल टू 0, ये उसने दे दिया है। वो प्लेन का इक्वेशन दे दिया, मान लो इस प्लेन का इक्वेशन जो है वो ये दे दिया उसने वहाँ पर। अब देखो, आप बस एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ देखो बस, ये जो हैं ये सारे जो हैं आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, ये क्या है, टेंजेंट प्लेन की तरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्स इजिकल टू 0 है वो भी टेंजेंट प्लेन की तरह काम कर रहा है। ये मान लो ये वाई इजिकल टू 0 है, मान लो ये जेड इजिकल टू 0 है। ये जो आपको प्लेन दिख रहे हैं ये प्लेन, ठीक है, ये जो प्लेन दिख रहे हैं ये मान लो एक्स इजिकल टू 0 है, मान लो ये वाई इजिकल टू 0, मान लो ये जेड इजिकल टू 0 है। तो एक टेंजेंट प्लेन की तरह काम कर रहे हैं ये सब। तो टेंजेंट प्लेन की तरह का काम कर रहे हैं, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 टेंजेंट प्लेन, तो सो रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगी वो डिस्टेंस ऑफ एक्स के बराबर होगी। डिस्टेंस ऑफ एक्स कहने का मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ, ठीक है। तो वो क्या होगी आपकी, क्योंकि आपका जो सेंटर है वो तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू ही होगा ना, तो तब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस तो हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, अब एक्स तो इसने दे दिया है कि एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 होगा, तो इसका मतलब माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पर डी 0 है और आपका वाई और जेड 0 है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आप निकालोगे तो वो सब 0 हो जाएंगे ना। और अंडर के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो ये आ जाएगा माइनस यू। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपके वाई इक्वल टू 0 के लिए है, तो वाई इक्वल टू 0 के लिए तो वाई का कोएफिशिएंट तो आपको 1 दिया है, पर लेकिन एक्स और जेड 0 है तो वो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 होगा, सो जेड इक्वल टू 0, तो जेड का कोएफिशिएंट तो 1 दिया है पर लेकिन वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला है डी 0 है और वो 0 है, तो आप रखोगे तो ये आ जाएंगे, ठीक। अब ये आपका यहाँ पर आ गया, और फिर देखो ध्यान से, अब इस वाले के लिए आप इस वाले प्लेन के लिए निकालो, इस वाले प्लेन के लिए जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो रखोगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू प्लस डी अपॉन अंडर के अंदर यू स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर करोगे 9, 36 और 4 के अंदर आ जाएगा 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 4 इक्वेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमको देखो स्फीयर का इक्वेशन निकालना, तो बस मुझको देखो यू वी डब्ल्यू चाहिए और डी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, यू वी डब्ल्यू और डी बस, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। तो यू वी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है ये, और ये दिख रहा है सेम है, माइनस यू यहाँ रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ रखोगे जब, देखो यहाँ नीचे इसकी जगह माइनस यू इजकल टू माइनस 2u प्लस 6b माइनस 3w प्लस 6 अपॉन 7, 7 को इधर ले जाओ तो माइनस 7u इजकल टू माइनस 2u प्लस 6b माइनस 3w प्लस 6, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 5u प्लस 6b माइनस 3w इजकल टू माइनस 6, और 6 को इधर ले जाओ सिंपली, ठीक है। तो ऐसे ही फिर देखो आप इसको यहाँ से माइनस वी को बराबर करोगे, फिर इस तरीके से इसको बराबर करोगे, ठीक है, समझे ना कुछ। देखो इसको जब इसके बराबर करोगे आप, जैसे माइनस यू बराबर किया मैंने, ऐसे माइनस वी को बराबर करोगे, ऐसे फिर जब आप माइनस डब्ल्यू को बराबर करोगे, ठीक, तो जब तीनों बराबर कर दोगे, या फिर आप एक चीज़ देखो यहाँ से कि देखो ये जो वैल्यू है माइनस यू के बराबर है, ये माइनस वी के बराबर माइनस डब्ल्यू के बराबर है, तीनों ये बराबर हैं, तो मैं क्या नहीं कह सकता कि माइनस यू माइनस वी के बराबर होगा माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, ये तीनों बराबर होंगे, ये हम कह सकते हैं ना। या ये कह सकते हैं कि यू इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू, ये कह सकता हूँ मैं। तो जब आप इन सब के जब जैसे मान लो अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो आप सिंपली अभी मैंने आपको बताया कि बी को माइनस वी के बराबर, क्योंकि जो यू माइनस यू जो होगा वो माइनस वी के बराबर होगा माइनस डब्ल्यू के बराबर, क्योंकि देखो ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ हम जब वैल्यू रख देंगे मान यू बी और डब्ल्यू के ऊपर भी यू रख देंगे ना, बी और डब्ल्यू के ऊपर यू रख दोगे तो सब पूरा यू में चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो यू की वैल्यू आएगी वो -3/4 आ जाएगी आपकी, कितना आ जाएगी -3/4, और वही वी और डब्ल्यू की वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है, यू वी डब्ल्यू इन तीनों की वैल्यू को ले जा करके इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देना है। जब इस इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ से ये आपको इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से अब आपको डी निकालना पड़ेगा। अब डी के लिए इनमें से तीन में से कोई भी इक्वेशन आप उठा लेना, फिर वहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना इस तरीके से। जैसे मान लो ये स्क्वायर रूट करोगे तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये इधर आ जाएगा स्क्वायर, यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। यहाँ से यू की वैल्यू है, बी की है, डब्ल्यू की है, डी निकालना ही है, यू की है, सॉल्व कर लेना, डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व भी करना है बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वैल्यू ले जा करके यहाँ डी की रख देना, फिर ये जो इक्वेशन आएगा वो आपका स्क्वायर का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक ठीक। ये तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं,
ये 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, हाँ, सो दैट द स्फीयर इतना एंड इतना टच इंटरनली एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है वो कि दो स्फीयर हैं वो टच कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। तो देखो दो कंडीशन होती हैं कि स्फीयर टच इंटरनली करता है और एक्सटर्नली करता है, तो उसको समझो थोड़ा सा, ठीक। तो देखो जैसे मान लो दो स्फीयर है मेरे पास, एक ये स्फीयर है, ठीक है। मान लो अगर दूसरा स्फीयर है इस तरीके से, आपका दूसरा स्फीयर, ठीक है। मान लो इसका ये सेंटर है आपका स्फीयर का, ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। तो एक चीज़ बताओ, ठीक। तो मान लो इसका सेंटर C1 है आपका और इसका सेंटर मान लो C2 है, जो छोटा वाला है ना इसका सेंटर C2 है। मान लो इसकी रेडियस, वैसे इसकी रेडियस मान लो यहाँ से ये R1 है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस आपकी R2 है, ठीक। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझको ये डिस्टेंस निकालना हो C1 C2 इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं। R1 में से अगर R2 माइनस कर दूँ तो क्या ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, अगर R1 में से R2 माइनस कर देंगे। और इसके अपोजिट अगर मान लो अगर एक्सटर्नली हो इस तरीके से टच कर रहा हो, देखो ये थोड़ा सा गैप है पर, लेकिन एक मिनट, जैसे मान लो ये है आपका एक स्फीयर और एक दूसरा स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये इंटरनली कर रहा था, अंदर की तरफ टच हुआ कर रहा था ये, ठीक है। ये क्या एक्सटर्नली टच कर रहा है, बाहर से इसको टच कर रहा है। तो मान लो ये इसका सेंटर C1 हो गया, इसका सेंटर C2 हो गया, इसकी रेडियस R1 हो गई, ये इसकी रेडियस R2 हो गई, मान लो R1 हो गई, इसकी R2 हो गई। तब आपसे अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछे वो, तो क्या होगी, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा इस केस में। तो एक्सटर्नली के तो देखो ये एक कंडीशन होती है, एक्सटर्नली के लिए जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो R1 प्लस R2 होती है। आप भी देख सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड करूँगा तभी C1 C2 आएगा। यहाँ पर इस R1 में से R2 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो ये इंटरनली के लिए कंडीशन है, ये एक्सटर्नली के लिए कंडीशन है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब इंटरनली मान लो कर रहा है, वैसे एक्सटर्नली पूछा गया आपके एग्जाम में हर बार, ठीक है, 2 बार पूछा गया, दोनों एक्सटर्नली कर दिया, इंटरनली को उसने। तो उसी पर करेंगे, टाइप पर इंटरनली में बता दूंगा, ये कंडीशन है, बस इसका थोड़ा सा यूज होगा वहाँ पर, ठीक। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या दोनों को टच करने वाला पॉइंट। मान लो ये इस जगह पर यहाँ पर टच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो ये वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछना चाह रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये, इसका मतलब यहाँ पर ये इसको इस P का वैल्यू वो पूछना चाह रहा है कि इस वैल्यू P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हम देखो इस वीडियो में अब करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है, ठीक है। तो दो स्फीयर हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो सिंपली है। तो देखो ये क्वेश्चन ये नहीं है, ध्यान रखना, ये एक्सटर्नली वाला है जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक्सटर्नली है तो इसका मतलब उसकी जो स्फीयर का जो इक्वेशन है वो तो चेंज होगा ही ना दूसरा। तो देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन टच एक्सटर्नली और ये स्फीयर के इक्वेशन है, तो मैं इसी को सॉल्व करा रहा हूँ आपका। अब इंटरनली के लिए क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे इंटरनली जो ये वाला क्वेश्चन है तो उसमें बस देखो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, आपका स्फीयर का इक्वेशन डिफरेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी वैसे भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो मेथड तो सेम ही होता है ना। तो ये स्फीयर का इस वाले का इक्वेशन है, मान लो ये इस स्फीयर का इक्वेशन ये दिया है। अब इस स्फीयर का इक्वेशन ये दिया तो इसका मतलब देखो ये S1 जो है आपका ये दिया है, इसका सेंटर होगा 0 0 0 और रेडियस जब निकालोगे तो आपका 5 आएगी, वही सेम सिस्टम, ठीक है। ऐसे स्क्वायर सेकंड के लिए जब आप सेंटर निकालोगे ये आएगा, रेडियस ये आ जाएगी, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 करूँ अगर मैं, तो ये इस C1 C2 अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो आप 0 0 0 ये x1 y1 z1 हो गया, या x2 y2 z2 हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये, इसमें से ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 12 माइनस 0 का स्क्वायर, 20 माइनस 0 का स्क्वायर और 9 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 5। तो 25, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा, इसका रूट लोगे 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, इससे हमको पता चल गया ये सेटिस्फाई हुई कंडीशन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो इससे आगे, ठीक है। या तो देखो टेंथ में जो मेथड आपने यूज़ किया था ना एक्सटर्नली इंटरनली के लिए, या तो वो यूज़ करो। तो देखो जब आपका ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करने जाओगे, क्वेश्चन नंबर 7 इंटरनली वाला, तो यहाँ तक सब सेम प्रोसेस रहेगा, बस आप इसके स्फीयर के अकॉर्डिंग अपनी रेडियस निकालना, इस वाले के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस एंड सेंटर निकालना, इसके रेडियस एंड सेंटर निकालना। इंटरनली के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, ये ला के यहाँ रख दोगे तो वो इंटरनली के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी,
इतना होगा, सेम है ना एक्सटर्नली के लिए, तो ये कंडीशन अप्लाई की है। अब देखो जब आप इंटरनल 10th वाले मेथड को समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको जो ये अगर आप प्लेन वाले से करना चाहो टेंजेंट प्लेन के से, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर लेकिन मैंने जो किया है यहाँ पर वो 10th वाला एकदम सिंपल मेथड से। तो जब देखो एक्सटर्नली टच कर रहा होगा तो देखो ये मुझको पी पॉइंट निकालना है, यही तो निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो C1 मुझको पता है कितना है, ये ठीक है, तो मुझको ये C1 पता है, C1 कितना है ये, तो एक मिनट, ये देखो मैंने पॉइंट ये दूसरे रख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो एक मिनट इसको सॉल्व भी कर लेंगे अभी, रुको एक मिनट, दूसरे पॉइंट मैंने सॉल्व कर दिए हैं इस वाले के, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये आपका C1 है, देखो C1 दिया आपका 0 0 0, ये आपका C2 है, C2 क्या दिया आपका 12 29, ये हाँ 12 29 C2। आपको इस वाले पॉइंट के वो निकालने हैं, ठीक, कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस का मतलब ये रेडियस कितनी है 5 रेशियो, ये डिस्टेंस कितनी है 20, तो इसका मतलब ये तो R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 5:20, इसका मतलब इसको अगर आप काट भी ना चाहे तो 1:4 में भी लिख सकते हो, या 5:20 से भी सॉल्व कर लो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं XYZ मान लूँ, तो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, x इजकल टू क्या होता है mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इजकल टू क्या होता है mx2 ऊपर y2 और x1 के y1 अपॉन m प्लस n। z निकालोगे तो m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से XYZ आ जाएंगे, यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे। सिंपली समझ गए, R1 5 दिया, R2 20 दिया, तो 5:20 से सॉल्व कर लो, या 1 इसको कैंसिल कर लो, 1:4 में रेशियो बन जाएगा इसका। तो यहाँ से आपका देखो ये m और n हो गया वैल्यू, ये आपका H2 Y2 Z2 X1 Y1 Z1 है, सॉल्व कर लो, यहाँ से सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है आपका, या फिर आप देखो सिंपली दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले इंटरनली के लिए समझ लो, इंटरनली के क्या होता है, ये सेंटर जो है यहाँ पर हो जाता, ठीक है। तो सेंटर जब यहाँ हो जाएगा C1 C2, तो ये पॉइंट ये एक्स्ट्रा बाहर की तरफ हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वही 10th वाला मेथड। तो वो फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। जब मान लो दो पॉइंटों से बाहर अगर आपने m/n लेंगे तो वो, या फिर देखो ये 10th वाला मेथड आपको यूज नहीं करना है। यहाँ से मान लो XYZ की वैल्यू ऐसे नहीं निकालनी है, वैसे यहाँ से देख लो सिंपली है ना, बस m n सब है आपके पास, वैल्यू रखना, वैल्यू आ जाएगी XYZ की, वही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो P की ही तो कोऑर्डिनेट निकालने, वो XYZ हैं, ठीक। या अगर मान लो आपको वो नहीं निकालना है, आपको निकालना है मान लो इसकी हेल्प से, टेंजेंट प्लेन की हेल्प से, तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस ये जो है आपकी ये जो टेंजेंट, ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये यहाँ पर जो प्लेन बनेगा वो टेंजेंट प्लेन होगा। इसके लिए भी ये जो यहाँ पर जो प्लेन बनेगा, वो प्लेन जो होगा वो इसके लिए भी टेंजेंट प्लेन होगा, इसके लिए भी टेंजेंट प्लेन होगा, यानी दोनों के लिए टेंजेंट प्लेन यही तो होगा, ये इसके लिए भी यहाँ और ये, यानी दोनों के लिए जो प्लेन होगा इनके बीच में, वो दोनों के लिए टेंजेंट ही होगा। दोनों के लिए टेंजेंट प्लेन है, तो इस आप क्या करोगे, दोनों के लिए टेंजेंट प्लेन है तो आप क्या करोगे, यानी इस वाले पहले स्पेयर 1 के लिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखोगे। जैसे आपने अभी मैंने बताया था ना टेंजेंट प्लेन जो आपको वहाँ पर लिखवाया था, कैसे, तो ये तो मिस्टेक होगी, दूसरे वो लेकिन निकल गए हैं, ठीक है। तो जैसे x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो x² को x1 से रिप्लेस कर दो, y² को y1 से रिप्लेस कर दो, z² को z1 से रिप्लेस कर दो, 2x को आप x + x1 से रिप्लेस कर दो, 2y को y + y1 से रिप्लेस कर दो, और और 2z को z + z1 से रिप्लेस कर दो, + d = 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, देखो पहले स्पेयर 1 के लिए देखो, स्पेयर 1 के लिए देखो, ठीक है। इस स्पेयर 1 के लिए ये टेंजेंट प्लेन का मुझे इक्वेशन निकालना है, तो इसके लिए सेंटर क्या आपका 0 0 0, तो ये इसका मतलब u/v/w की वैल्यू तो ये हो गई, वैसे तो ये -u - -v - w की वैल्यू है, तो यहाँ से 0 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, u/v/w की वैल्यू 0 0 0 ही आएगी, ठीक है। ये u/v/w की वैल्यू हो गई, ठीक। और इसके लिए जो d है क्या है, क्योंकि स्पेयर 1 के लिए जो आपका जो पहला स्पेयर है इसके लिए इक्वेशन क्या है, x² + y² + z² - 25 = 0। तो यहाँ से d देखो तो कितना आएगा आपका, ये रेडियस तो 5 है, d 25 आएगा, कितना आएगा d 25 आएगा, -25, ये आएगा ना d -25। इसका मतलब जब आप यहाँ पर देखो x1 y1 z1 फिर x1 सॉरी
और यू की वैल्यू और वी की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, यू भी डब्ल्यू की वैल्यू है आपके पास। अब देखो ये जो आपने x1 y1 z1 आप कहोगे इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ये x1 y1 z1 पता क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके। ये पी पॉइंट है ना, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ना, इसके हमने मान लिया कि इसके जो पॉइंट होंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे ये x1 y1 z1 है मान लिया मैंने। अगर x1 z1 y1 इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट या अल्फ़ा बीटा गामा भी मान लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो तो सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू रखोगे सबकी, तो यहाँ x की वैल्यू रखोगे, जैसे x, तो ये तो x1 ही रहेगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये y1 रहेगा, ये z1 रहेगा, प्लस u की वैल्यू कितनी है 0, ये 0, ये 0, ये 0, d बचेगा बस, d कितना -25 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इक्वेशन किसका, प्लेन का इक्वेशन है, ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। टेंजेंट, यह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, ऑफ स्फीयर, स्फीयर जो आपका स्फीयर बना है, स्फीयर बन के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। ऐसे ही फिर आप देखो इसके लिए भी मान लो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम रहेगा x1 y1 z1 पर, लेकिन सेंटर बदल जाएगा। कितना है ये देखो, ये 1229 क्या है 1229। देखो ये वैल्यू जो है वो -u -b -w की है, तो आपको u v w की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी -12 -20 -9 ये हो जाएगी। तब आप फिर इसमें इक्वेशन में रखोगे टेंजेंट, ये क्या जो इक्वेशन होता है वो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ जैसे आप वैल्यू रखोगे यहाँ भी फिर एक इक्वेशन आ जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। तो मान लो जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो, ठीक है, वो जो दूसरा इक्वेशन आएगा आपका वो देखो थोड़ा सा इस टाइप में आएगा, जैसे रख के देख लो वैल्यू, जैसे x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u कितना है, हाँ -12 हो जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस x1 प्लस b y प्लस y1 प्लस w, v की वैल्यू रख दो -20, और ये कितना हो जाएगा -9 z प्लस z1, और इसके लिए d कितना है आपका, इस सेकंड के लिए d दिया है 225 दिया है, 225 है, सॉरी 225 दिया है, d इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये तो देखो सेम ही आएगा यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ से देखो 12x -12x1 -20y -20y1 -9z प्लस 225 इक्वल टू 0। तो मैं देखो दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, अगर आपको उससे करना हो 10th लेवल का मेथड है पर, लेकिन वो तो कर दो, कोई दिक्कत है नहीं इतना। अगर टाइम ना हो तब तो उससे कर देना, अगर टाइम हो तब इससे करना, इस तरीके से कि मानना पहले तो लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन भी, ये वाला टेंजेंट प्लेन मान लेना, फिर कहना कि मान लो जब अगर सेंटर क्या हो 0 0 0 हो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर x1 y1 z1 हो, तब टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा फॉर स्फीयर फर्स्ट, एंड जब फिर मानना कि सेंटर ये है आपका, ये दूसरे स्फीयर के लिए सेंटर और वो मान लेना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम रहेगा, एंड तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आएगा, वो जो मैं अब निकाल रहा हूँ वो आएगा, ठीक है। तो ये पहले वाले स्फीयर के लिए और दूसरे वाले के लिए हम निकाल ही रहे हैं, ठीक। अब देखो ये x1 प्लस y1 प्लस z1। अब देखो ध्यान से, यहाँ से x1 कॉमन लो आप, तो क्या आ जाएगा ये x -12, सही है ना। यहाँ से देखो इसमें से y कॉमन लो, y है y1 है, 1 मिनट, 12y -20y1 हाँ, तो यहाँ से y1 कॉमन लो आप, तो y1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा ये y -20, ठीक। यहाँ से z1 कॉमन लो, इसमें से प्लस z1 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा z -9। देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपका कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ मैं कंपेयर करने के लिए, ठीक। तो देखो कंपेयर करना है मुझको, तो सिंपली मुझको तो x1 y1 z1 ही तो निकालना है, यहाँ से काम क्या करना है, x1 y1 z1 निकालना है। तो इसका मतलब देखो ये जो प्लेन आपका, ये जो स्फीयर वन के लिए जो प्लेन आएगा, टेंजेंट प्लेन जो आएगा स्फीयर वन के लिए, वही प्लेन सेकंड के लिए भी वही सेम प्लेन रहेगा। अगर दोनों प्लेन सेम है तो हम दोनों की कंपेयर कर पाएंगे। तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा जो x1 है, ऐसे ही यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट लेंगे हम यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ऐसे यहाँ पर z का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ठीक। तो जब ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे सबकी,
तो यहाँ से आप x कॉमन लो दोनों में से x। तो देखो यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे इसमें से तो ये आ जाएगा x1 माइनस 12। जब यहाँ से देखो y कॉमन लोगे आप इसमें से, ठीक है, तो ये आ जाएगा y1 माइनस 20। जब देखो इसमें से और इसमें से z कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा z1 माइनस 9, ठीक है। और जो भी बचेगा वो यहाँ लिख देना आप, ठीक है, सिंपली आप समझ लो। ये जो आप बचेगा, जो भी बचेगा आपका, ये जो कॉमन नहीं किया 12x हो गया, 20 ये तो कॉमन किए हैं, ये आपका ये वाला हो गया टर्म, ये टर्म हो गया, ये टर्म और ये, इनको यहाँ लिख देना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि सिंस प्लेन वन जो आपका है, प्लेन वन एंड सेकंड रिप्रेजेंट सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयरफॉर जो इनका कंपेयर कर दो आप, x1 माइनस 12 अपॉन x1, ये यहाँ से x1 जो x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट y माइनस 20 अपॉन y1, z का कोऑर्डिनेट z1 माइनस 9 अपॉन z1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो जो भी बचा कुछ है, क्या बचा था आपका, देखो 12x माइनस 20y1 माइनस 9z1 प्लस 25 अपॉन कितना था 25, ये, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको मान लो आप k के बराबर, किसके बराबर, k के बराबर। तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकालोगे, y1 की वैल्यू निकालोगे, z1 की वैल्यू, कैसे, इसको इसके k के बराबर रख देना, इसको फिर k के बराबर, इसको k के बराबर रख देना, और फिर इसको सबको k के बराबर रख देना, ठीक है। तो जब आप इस सबको k के बराबर रखोगे तो देखो x1 का एक वो आ जाएगा, तो आपका 12x1 माइनस 12। तो यहाँ से इसको उधर लेके जाओगे तो x1 कॉमन लोगे, समझे ना। तो यहाँ से 1 माइनस, एक मिनट, x1 माइनस 12 इजिकल टू k, ये k1, x1 माइनस 12 इजिकल टू k x1, ठीक। x1 को दल लेके आओगे तो ये इसको दल ले जाओ, तो यहाँ से x1 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस k इजिकल टू माइनस प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ से जब आप x1 की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 1 माइनस k, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ऐसे आप x1 y1 z1 की वैल्यू निकालोगे, तीनों की वैल्यू निकाल लोगे, k के फॉर्म में आ जाएगी ना, x1 y1 z1, तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी। और फिर देखो यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे 25, यहाँ से भी ये आपका x1 y1 z1 ये दिख रहा है ना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इस तीसरे ये जो आएगा आपका इक्वेशन, इसमें ले जाके वैल्यू रख देनी है सारी x1 y1 z1 की, क्योंकि ये x1 y1 z1 और k के फॉर्म में आएगा ये इक्वेशन। तो यहाँ ले जाके आपको x1 y1 z1 की वैल्यू को ले जाके रख देना है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से, जो k की वैल्यू आएगी वो फिर यहाँ रखना, फिर y1 वाले में रखना, z1 में, यहाँ से निकालोगे ना आप x1 y1 z1 की वैल्यू, इसमें आगे ले जाके रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल लो, या तो एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, या फिर सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, 12th वाले मेथड से ये, ठीक। तो आई होप आपको ये दिक्कत नहीं हुई कोई। तो एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन आपका देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये हमको निकालना है, 6वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हमें इक्वेशन टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है टू द सर्किल। अब एक चीज़ देखना ध्यान से, ये चीज़ तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं कि सर्किल है, मान लो सर्किल किस किस के बना है आपको पता है। जो सर्किल जो होता है वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। तो प्लेन और स्फीयर दिया ना, तो प्लेन और स्फीयर के इंटरसेक्शन से ही सर्किल बनता है, ठीक है। तो अगर मुझको सर्किल को, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर मुझको सर्किल को स्फीयर में लिखना है तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपको स्फीयर प्लस प्लेन का इक्वेशन को लैम्डा टाइम में मल्टीप्लाई कर दो प्लेन के इक्वेशन में। तो अगर 0 के बराबर कर देते हो तो जो नया जो ये इक्वेशन आएगा ये स्फीयर का इक्वेशन होगा। तो ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट में जाके आप देख लेना, ये मैं बता चुका हूँ कि s प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0 ये उसे स्फीयर का इक्वेशन होता है। ये सर्किल, और जिससे अगर मैं समझना चाहूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो देखो ये देखो ध्यान से, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि स्फीयर है ये, मान लो कोई प्लेन इसको कट कर रहा है, तो प्लेन कट करेगा तो यहाँ पर एक सर्किल बनता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है सर्किल का दिया है उसने, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है अब जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, उस टेंजेंट लाइन का सर्किल हमको बताना है कि इसमें भी एक स्फीयर बनता है आपका। वो स्फीयर पता किस तरीके से बनता है, वो इसको इस तरीके से कि जो सर्किल के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी एक हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो तब मैंने बताया था कि इस स्फीयर का इक्वेशन जो नया वाला स्फीयर है इसका होता है, जो सर्किल में जो इक्वेशन यूज हुए हैं आपके, स्फीयर प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0,
यानी स्फीयर और प्लेन के इक्वेशन से। जो सर्किल है वो आपका स्फीयर और प्लेन के इक्वेशन से मिलके बनता है, दोनों के इक्वेशन से इस सर्किल बनता है। लेकिन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, लैम्डा टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ प्लेन के इक्वेशन में, अगर उसको जीरो कर दूँ तो ये नया स्फीयर का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो वो ये अब देखो उसने सर्किल का इक्वेशन हमको दिया है। ठीक, अगर उसने हमको सर्किल का इक्वेशन दिया एट पॉइंट इतने पर 1 2 3 पर, तो वो हमसे पूछना चाह रहा है कि आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है जो सर्किल को, ठीक है, सर्किल ये जो दिया है आपका 0 एट द पॉइंट 1 2 3, तो आप टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताओ 1 2 3 पॉइंट पर जिसका सर्किल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो हमको दिया उसने, मुझे तो पहले देखो सबसे पहले स्पेयर चाहिए, क्योंकि अगर मुझे स्पेयर मिल जाएगा तो वहाँ से सेंटर और रेडियस मिल जाएगी। क्योंकि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले रेडियस की ज़रूरत पड़ने वाली है। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जैसे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन नहीं निकालते थे, तो यहाँ पर अब टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो जो टेंजेंट प्लेन के लिए काम करते थे वो टेंजेंट लाइन के लिए काम करेंगे। ठीक है, सिंपली तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है हमको कि जो मान लो जो ये प्लेन है आपका, इसका इक्वेशन दिया 3x + 4y + 5z - 26 = 0। स्फीयर का इक्वेशन आपको ये सर्किल का जो इक्वेशन दिया है, ये सर्किल का इक्वेशन देखो दोनों को मिला के लिखा है, क्योंकि दोनों को लिखा बनता ही है ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर मैं इसको लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई करके इस प्लेन के इक्वेशन में 0 कर दूँ तो ये स्फीयर का इक्वेशन बन जाएगा। तो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्किल फर्स्ट, प्लेन 1 से पास होने वाला जो स्फीयर का इक्वेशन वो क्या होगा, ये स्फीयर का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम प्लेन के इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको देखो उसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हमको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है जो सर्किल है वो पॉइंट 1 2 3 से पास हो रहा है। तो सर्किल 1 2 3 पॉइंट से पास होने का मतलब, सर्किल का पास होने का मतलब सर्किल प्लेन और स्प्लेन से बना है, इसका मतलब स्फीयर 1 2 3 पॉइंट से पास हो रहा है। अगर स्फीयर 1 2 3 पॉइंट से पास हो रहा है इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, हम इसको इसमें ले जाकर रख देंगे। तो रखो एक्स वाई जेड की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे सबको, तो यहाँ लेमडा बचेगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू 0 ले जाके जब आप यहाँ रखोगे तो स्फीयर का इक्वेशन बचेगा आपका ये आपका x² + y² + z²। कुछ नहीं किया, देखो 3 का डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो 3 3 यहाँ से खत्म, यहाँ 2/3, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ 4/3, यहाँ 22/3 = 0। ये बार तो 0 हो जाएगा क्योंकि लेमडा की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से सेंटर निकालेंगे, कंपेयर करके वही रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, सेंटर और रेडियस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, सेंटर और रेडियस तो आ गया, अब मुझे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो कि नाउ द इक्वेशन टेंजेंट टू द स्फीयर एट 1 2 3। अब देखो मुझे जो इक्वेशन बताना है टेंजेंट लाइन का वो किस पॉइंट पर बताना है, 1 2 3 पॉइंट पर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमसे कुछ कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से कि फाइंड द, ये जो 1 2 3 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये 1 2 3 पॉइंट आपका स्फीयर पर भी है। और अब देखो ये इस टाइप से है, ये अगर इसको डायग्राम में बनाऊँ तो इस टाइप से है, ये जो नया स्फीयर आया ना वो इस टाइप से है, ये 1 2 3। तो इसका मतलब जो 1 2 3 जो पॉइंट आपको दिख रहा है देखो ये स्फीयर पर भी है और ये प्लेन पर भी है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना कि 1 2 3 प्लेन पर और स्फीयर पर दोनों पर कैसे हो गया। ठीक है, इस तरीके से है ये। तो टेंजेंट का इक्वेशन बताना है स्फीयर 1 2 3 पर। तो ये 1 2 3 क्या हो गया, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरे पास। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका मतलब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, x1 y1 z1 मानता हूँ मैं इसको, या तो x1 y1 z1 मान लो, अल्फा बीटा गामा, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू हमारे पास दी है उसने 1 2, यहाँ लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू कितनी है 1 2 3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो अब सेंटर भी है हमारे पास, स्फीयर का सेंटर भी है, तो सारा काम हो सकता है ना, क्योंकि x1 + y1 + z1 + 2u x + x1 + b y + y1 + z w z + z1 + d = 0। ये d नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, w z + z1 = 0। तो ये होता है प्लेन का टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। तो यहाँ पर टेंजेंट प्लेन के बाद टेंजेंट लाइन पूछा उसने। ठीक है, तो होगा इक्वेशन वही, क्योंकि बहुत सारी लाइनों से मिलकर टेंजेंट प्लेन बना है। ठीक, तो इसका मतलब ये x1 y1 z1 की तो वैल्यू ये हो गई। अब आपको क्या किसकी वैल्यू चाहिए, u v w की वैल्यू। तो u v w क्या होता है, ये सेंटर होता है स्फीयर का, तो ये भी है हमारे पास, u v w भी है। कितना u v w, ये हाँ आपका अभी निकाला था मैंने, कितना निकाला था, हाँ ये निकाला था आपका 1/3 2/2 2/3 1/3 1/2 2/3 1/3
3, 1/2, 2/3। एक बार मैच कर लेता हूँ, एक मिनट। 1/3, 1/2, 2/3। ठीक है, तो ये आप देखो सब की वैल्यू ले जाके रख दो इसमें, तो ये यहाँ रखोगे जब आप एक्स यहाँ पर, तो एक्स आ जाएगा। ये रखोगे 2y, ये 3z प्लस यू की वैल्यू 1/3, एक्स प्लस 1 प्लस वाई की वैल्यू 1/2, वाई प्लस 2 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 2/3, जेड प्लस Z1 की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, जो ये क्वेश्चन आएगा ये आपका टेंजेंट लाइन का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सिंपली है। तो अगर आपको देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, ध्यान से समझो। अब तो यहाँ पर एक रिमार्क 2 मिनट में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझो क्या क्या आपको पूछ सकता है वो क्वेश्चन। पहले तो देखो, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पास स्फीयर का सेंटर और रेडियस निकाल लेना है। ठीक है, सेंटर ऑफ रेडियस को निकालने के बाद आपको क्या, देखो ये पॉइंट ऑफ, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछे ये पॉइंट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेना है, इसकी रेडियस निकाल लेनी है। इससे फिर आपको क्या करना है कि इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि प्लेन का इक्वेशन हमको दिया होगा, तो वहाँ से हम LMN की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सेंटर दिया है, इसका मतलब हमको पॉइंट मिल जाएगा XYZ। ठीक है, या X1 Y1 Z1 बोल दो इसको। तो यहाँ से हम इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होता है, x - x1/L, y - y1/M, z - z1/N, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा इसका। तो इससे अगर लाइन का इक्वेशन मिल गया हमको, इसका मतलब अब यहाँ से हम इसको किसके बराबर, के बराबर कर देंगे, के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आपकी ये XYZ की वैल्यू आ जाएगी। XYZ क्या है, ये XYZ क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने मान लिया। XYZ क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो XYZ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। वैसे तो के वैल्यू होंगे जब तो ये फोटो परपेंडिकुलर होंगे, पॉइंट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर होंगे, पर लेकिन जब के की वैल्यू को, जब एक्स की वैल्यू के टर्म में ले जाके, अब जब आप इस प्लेन में रख दोगे तो वहाँ से के की वैल्यू आएगी। के की वैल्यू ले जाके जब यहाँ से निकालोगे तब ये XYZ वैल्यू जो आएंगी वो ये पॉइंट के आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया आपने, सेंटर निकाला, रेडियस निकाला, फिर क्या निकालोगे आप, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालोगे इसकी हेल्प से, क्योंकि LMN हमको दिया होगा प्लेन के इक्वेशन में, और L और पॉइंट हमको दिया होगा सेंटर। तो यहाँ से x और इसको के बराबर रख के हम XYZ की वैल्यू के टर्म में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को ले जा करके प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से के की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों रख देंगे, क्योंकि प्लेन के इक्वेशन पर ये लाई कर रही है, तो के की वैल्यू जो आएगी वो ले जाके फिर हम XYZ में रखेंगे, वहाँ से XYZ की वैल्यू आ जाएगी, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। और दूसरा, अगर आपसे इक्वेशन पूछे वो टेंजेंट लाइन, अगर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बताओ, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बताएगा, इसका मतलब वो स्फीयर का इक्वेशन तो देगा ही देगा। स्फीयर का इक्वेशन देगा तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी। इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देगा, तभी आप निकाल पाओगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देगा तो सिंपल सीधा टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन याद रखना है माइंड में और उसे निकाल देना है। ठीक है, सीधा आपके पास X1 Y1 Z1 और अल्फा बीटा गामा, जो भी जिस टर्म में आप याद रखना चाहो वो आप रख सकते हो। तो बस ये ध्यान रखना, ये X1 Y1 Z1 जो मैं मान रहा हूँ इसको अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हो आप अलग से। तो ये क्या है आपके, यही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना अगर वो दिया हो। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बस 3 कंडीशन है इसमें, इन तीनों को अच्छे से कर लो तैयार। तो कंडीशन टेंजेंसी का मतलब बस यही, रेडियस जो है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगी, डिस्टेंस निकालना सीख लो। बस इन्हीं 3 पर पैटर्न पर क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा यहाँ से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और बस लास्ट दो क्लास में मैं इस स्फीयर को पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, इसमें मैंने पूरा इसलिए कराया इस एक्सरसाइज को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपका 6वां क्वेश्चन करवाऊँ। इसमें जो 6 क्वेश्चन है ना, इसको भी हम पूरा ही करेंगे। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। फिर इसके बाद जो रेडियल प्लेन पर इस पर 2 क्वेश्चन करेंगे, बस ओनली 3 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन करेंगे, लिमिटिंग पॉइंट वाला। तो 3 क्वेश्चन, तो 2 एक्सरसाइज 3 वो हैं और 6 क्वेश्चन आपसे यहाँ से हैं ये। तो 9 क्वेश्चन शायद एक क्लास में भी कर लेंगे या फिर 2 क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो आपका एक सिलेंडर पर आपको 1 शॉट मिलने वाला है, जिसमें मैं सिलेंडर को पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, वो जल्द ही मिलेगा आपको, या तो आज शाम को या कल सुबह आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा सिलेंडर का 1 शॉट वीडियो इन 1 पूरा ख़त्म एक ही में, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है उसका। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे बाद हम कौन को कवर कर लेंगे तब तक, या कौन एक सेक्शन। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।